कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे थे पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो हमने देखा इस पाठ में सबसे पहले क्या होता है, पादपों में जल अवशोषण एवं जल अवशोषण करने वाले उनका मार्ग, जल को अवशोषित करने वाले उनका मार्ग। उसके बाद हमने देखा इसमें जल पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। फिर देखा हमने जल अवशोषण जो जड़ है उसकी स्ट्रक्चर, उसके विभिन्न पार्ट्स। फिर उसके बाद हमने देखा जल अवशोषण की क्रियाविधि, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण, जो कि हमने कल पिछले लेक्चर में बात की थी। और उसके बाद हमने देखा पादपों में जल का मार्ग। और पादपों में जल का मार्ग 3 बार बताया था आपको मैंने, कौन कौन सा था, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेस्कुलर पाथवे। ठीक है, अब आज का टॉपिक है मेरा जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, जल अवशोषण की क्रिया को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ कारक निम्न हैं। पहला है प्राप्य जल, देखिए क्या होता है प्राप्य जल। आपको जैसा कि बताया मैंने पहले भी कि भूमि में से जितने भी जल थे, कौन कौन से जल थे, तो था गुरुत्वीय जल, और एक कौन सा था बच्चों, केशिकीय जल, और आर्द्रता ग्राही जल। तो ये 3 बार जल थे, गुरुत्व जल, केशिकीय जल और आर्द्रता ग्राही जल। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पादपों को सभी प्रकार के जलों में से केवल कोश का जल का ही कुछ भाग क्या होता है, भूमि से अवशोषित हो पाता है। पादपों के सभी प्रकार के जलों में से सिर्फ केशिकीय जो जल होता है, वह केशिकीय जल का कुछ भाग क्या होता है, पादपों को अवशोषित हो पाता है भूमि से। ठीक है, कौन सा जल है, केश का जल। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा कि इसमें सामान्य अवशोषण के लिए बात कैसी चल रही है, सामान्य अवशोषण के लिए आदर्श स्थिति वह होती है, या वह है जब क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता आदर्श स्थिति वह है जब क्या होगा, जल धारण के लिए आदर्श स्थिति वह होती है, वह है जब क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एवं स्थायी मिलानी प्रतिशतता के प्रक्षेत्र में हो। देखो, तो सामान्य जल अवशोषण के लिए आदर्श स्थिति वह होती है जब क्या हो, क्षेत्र क्षमता अर्थात एरिया कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी एवं जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एवं स्थायी मिलानी प्रतिशतता क्या हो, के प्रक्षेत्र में हो, मतलब इनके अंडर की बात चल रही है। अच्छा, अब देखो हम एक एक की बात करेंगे। पहले ले रहे हैं अपन क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता क्या होती है। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता तक क्या होती है। एक बल था बेटा, कौन सा, गुरुत्व बल। कौन सा बल है,
गुरुत्व बल। और देखो मृदा में से गुरुत्व बल के द्वारा, मृदा में से गुरुत्व बल के प्रभाव के द्वारा, गुरुत्व बल के प्रभाव के द्वारा निष्कासित जल की मात्रा, निष्कासित जल की मात्रा, या इसको मैं ये हो सकता हूँ कि गुरुत्व बल के द्वारा मृदा में से निष्कासित अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात मृदा में शेष बची जल की मात्रा जल धारण क्षमता या शेष क्षमता कहलाती है। देखो मृदा है किसके प्रभाव के द्वारा, गुरुत्व बल के प्रभाव के द्वारा मृदा में से अतिरिक्त जल की मात्रा, अतिरिक्त जल की मात्रा निकलने के पश्चात क्या होगा, से जो बची मृदा में शेष बची, मृदा में बची शेष, मृदा में शेष बची जल की मात्रा होती है। देखो शेष क्षमता या जो जल धारण क्षमता क्या होती है, गुरुत्व बल के प्रभाव से मृदा में से अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात शेष बची जल की मात्रा, जो गुरुत्व बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो मृदा के अंदर जो अतिरिक्त जल था उसकी मात्रा को निकाल रहे हैं अपन। मृदा के अंदर जो अतिरिक्त जल की मात्रा के पश्चात कितनी, मृदा के अंदर कितनी शेष जल की मात्रा बचती है, वही क्या कहलाती है, वह उसी जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहलाती है उसकी। ठीक है, तो मृदा में से गुरुत्व बल के प्रभाव के द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा निकलने के पश्चात शेष बची जल की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। अच्छा, ये कौन सा हो गया, क्षेत्र क्षमता हो गया। और दूसरा है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। स्थायी म्लानी प्रतिशतता ये देखो क्या होती है, देखो मृदा जल की वह प्रतिशतता जब इसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार क्या करती हैं, स्थायी मुरझान या मिलानी प्रस्तुत करती है, उससे क्या कहते हैं, मृदा की स्थायी मुरझान प्रतिशतता कहते हैं। देखो बेटा कि जब जो मृदा जल की वह मात्रा, मृदा जल की वह प्रतिशतता, मृदा जल की वह प्रतिशतता जब इसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां, जब इसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां स्थायी रूप से मुरझान या स्थायी मिलानी प्रदर्शित करे, उसे स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। देखो मृदा जल की वह प्रतिशतता अर्थात वह परसेंटेज जिसमें क्या होता है कि उस मृदा में जब इसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार स्थायी रूप से क्या करे, मुरझान या स्थायी क्या करे, प्रदर्शित करे, स्थायी रूप से मुरझान या स्थायी रूप से क्या करे, मिलानी, जो मिलानी है, मिलानी प्रदर्शित करे, उसे क्या कहते हैं, स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, भाई देखो जल की वह मात्रा, जल की जो है परसेंटेज या प्रतिशतता जब इसमें उगे हुए पौधे की जो पत्तियां होती हैं
प्रथम बार स्थायी रूप से मुरझान या स्थायी क्या करे, स्थायी रूप से मिलानी क्या करे, शो करे, तो उसे स्थायी मिलानी प्रतिशतता कहते हैं। तो ये था हमारा प्राप्त जल। इसमें क्या होती है, जो सिर्फ पौधों को जल प्राप्त होता है, केश के जल ही प्राप्त हो पाता है। सामान्य जल अवशोषण के लिए आदर्श स्थिति वह होती है जब क्षेत्र क्षमता, जल धारण क्षमता और जो स्थायी मिलानी प्रतिशतता है उससे क्या हो, क्षेत्र में हो, उसके अंडर में हो। ठीक है, तो पहला पढ़ रहे, पहला है क्षेत्र क्षमता या जल धारण क्षमता। तो गुरुत्व बल के प्रभाव से मृदा में से अतिरिक्त जल की मात्रा निकलने के पश्चात शेष बची जल की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। अब आया अगला स्थायी मिलानी प्रतिशतता। मृदा जल की प्रतिशतता जब इसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां प्रथम बार, कब बच्चों, प्रथम बार, भाई जब भी प्रथम बार सबसे पहले क्या करे, फर्स्ट रूप से मुरझान शो करे या स्थायी जो मिलानी है उसको शो करे, तो उसे स्थायी मिलानी क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। ठीक बेटा, आशा करता हूँ आप लोग समझ बिल्कुल आया होगा। ये परिभाषित रखिए, इसमें कुछ नहीं है, प्राप्त जल हो गया। अब दूसरा जो वो है कारक, वो कौन सा है बच्चों, मृदावातन। दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा, मृदावातन। पहला कौन सा है, प्राप्त जल। दूसरा कारक है मृदावातन। नंबर 2 कारक है मृदावातन। देखो, मृदावातन वह मृदा होती है जो अच्छी अच्छे वातन वाली मृदा में, वातन बोलते हैं बच्चों वायु को, अर्थात जिस मृदा के अंदर क्या हो, अच्छी वायु होगी, निकास छोटे छोटे जो अवकाश हैं वो क्या होगी, अगर जो मृदा के अंदर जो कण हैं उनके अंदर क्या होगा, अंतरकोश के पास होंगे, तो उनमें क्या होगी, वायु भरी होगी। तो अच्छी वातन वाली मृदा होती है, मृदा में जो जल अवशोषण है, जल अवशोषण क्या होता है, जल अवशोषण अधिक होता है। अच्छी वातन वाली मृदा में जल अवशोषण अधिक होता है। ठीक है, अगर जो मिट्टी के जो कण है वो उन मिट्टी कणों के अंदर क्या होंगे, थोड़ा अंतरकोश के पास होंगे, गैप होगा, तो जो वायु के कण है वो क्या होंगे, इसके अंदर प्रवेश करेंगे, तो वायु के अच्छी वातन वाली जो मृदा होती है वो क्या करती है, जल अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। अच्छा, जो जलाक्रांत वाली मृदा होती है, जलाक्रांत वाली जो मृदा होती है, जलाक्रांत वाली मृदा क्या करती है, बहुत कम मात्रा में क्या करती है, जल अवशोषण करती है या नहीं करती है ना, बहुत कम मात्रा में या फिर जल अवशोषण नहीं करती है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है, मृदावातन। तो मृदावातन क्या कहते हैं, अगर वायु के अंदर क्या हो, छोटा अवकाश हो, थोड़ी गुहा हो, तो अच्छी वातन वाली जो मृदा होती है उस मृदा में क्या होता है, जो जल अवशोषण क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। भाई उनके अंदर गैप है तभी तो वायु समाएगी, और वायु है तो क्या हो जाएगा, उनके जो जल अवशोषण क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जलाक्रांत अर्थात ऐसी मृदा जिसमें क्या हो, बहुत तक जल के अणु हो, बहुत तक जल की जो अधिकता वाली मृदा है उसमें क्या होगा, भाई जल की जो अधिकता वाली मृदा है उसमें जल के अणु तो प्रवेश करेंगे ही नहीं, तो इसलिए जलाक्रांत वाली मृदा बहुत कम मात्रा में जल अवशोषण नहीं करती है। ये पहला कारक है। दूसरा कारक हो गया। तीसरा कारक कौन सा क्या है, वो है मृदा का तापमान। तीसरा कारक कौन सा बच्चों, मृदा का तापमान। मृदा का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए, देखिए मृदा का तापमान से बात करें, जो मृदा का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर जो जल अवशोषण है, क्या जल अवशोषण क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। अच्छा, अर्थात 20 डिग्री से और 30 डिग्री के मध्य की जो परास है वहाँ पर क्या होता है, जल अवशोषण इतने सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है, जल अवशोषण अच्छा होता है। और लेकिन 20 डिग्री से जो सेंटीग्रेड तापमान उससे कम और तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उससे अधिक तापमान होने पर उस मृदा का तो जल अवशोषण क्या होता है, निम्नतम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, 20 डिग्री से जो सेंटीग्रेड तापमान उससे कम और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक मात्रा में अगर तापमान होता है तो क्या होता है,
जो जल अवशोषण है उसकी क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है, या तो नहीं हो अवशोषण, या फिर कैसा होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो तीसरा कारक होगा मृदा का तापमान। चौथा का कारक है मृदा विलयन की सांद्रता। चौथा कौन सा है, मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो मृदा विलयन की सांद्रता वो किस में क्या है, हम जानते हैं कि मृदा में क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं। तो जिस मृदा में क्या होती है, जिस मृदा के अंदर क्या हो, खनिज लवणों की उच्च सांद्रता हो, खनिज लवण अधिक मात्रा में हो, खनिज लवणों की क्या हो, खनिज लवणों की उच्च मात्रा हो, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, तो सांद्रता या कंसंट्रेशन भी क्या होगा, उसका अधिक हो जाएगी, ठीक है। जिस मृदा में जो खनिज लवण है उच्च मात्रा में उपस्थित हैं, तो उनकी सांद्रता क्या होती है, उस मृदा की सांद्रता क्या होती है, उच्च होती है। तो ऐसी जो मृदा होती है वह मृदा जल का अवशोषण क्या करती है, कम करती है। अर्थात जो हाई कंसंट्रेशन वाली मृदा होती है वह जो जल का अवशोषण क्या करती है, बहुत कम करती है, जल अवशोषण क्या करती है, कम करती है बहुत। इसके विपरीत तनु मृदा विलयन में जल अवशोषण की क्रिया तीव्र होती है। अगर मृदा कैसी है, तनु विलयन है, मृदा कैसी है बेटा, तनु है, तो उस तनु मृदा के अंदर क्या होगा, जो जल अवशोषण की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। हाँ, तो जो मृदा विलयन सांद्रता इस मतलब अर्थात जो मृदा होती है, मृदा के अंदर जो खनिज लवण अधिक मात्रा होती है, उच्च मात्रा में होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन वाली मृदा कहते हैं, उच्च सांद्रता वाली मृदा कहते हैं। और ऐसी मृदा क्या करती है, ऐसी मृदा में जो जल अवशोषण की क्रिया क्या होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत ही निम्न होती है। इसके विपरीत जो अगर मृदा कैसी है, तनु है, अर्थात जो खनिज लवण है उनकी मात्रा कम है, तो क्या होता है, जो जल अवशोषण की क्रिया क्या होगी, इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, ठीक बेटा। तो ये थे कुछ कारक, प्राप्त जल, और नंबर 2 है मृदा वातन, नंबर 3 है मृदा का तापमान, ठीक है, और चौथा है मृदा विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो जो मृदा वातन क्या है, अच्छा अर्थ जो मृदा के अंदर जो वायु है, मृदा अच्छी वातन वाली जो मृदा होती है उसमें क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। जबकि जो जलाक्रांत वाली मृदा है, अर्थात जल की अधिकता वाली मृदा है, उसमें क्या होता है, जल अवशोषण बहुत कम होता है, नहीं होता है। तापमान कितना होना चाहिए मृदा का, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य होना चाहिए। इस परास में क्या होता है, जल अवशोषण क्रिया अधिकतम होती है, इससे कम, 20 से कम और 30 से अधिक होने पर जल अवशोषण क्रिया क्या होती है, कम होती है, नहीं होती है। कंसंट्रेशन अगर उच्च है किसकी, खनिज लवणों की, तो क्या होगा, जल अवशोषण क्रिया क्या हो जाएगी, जल अवशोषण की क्रिया बहुत ही कम हो जाएगी। और जबकि जो मृदा विलयन की, अगर मृदा कैसी है, तनु है, अर्थात जो खनिज लवण मात्रा क्या है, कम है, तो जो जल अवशोषण क्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, ठीक बेटा। तो ये थे हमारे जो जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स, प्राप्त जल, मृदा वातन, मृदा का तापमान, और तीसरा है मृदा विलयन की सांद्रता, ठीक बेटा। तो ये कुछ कारक थे जो कि जो जल अवशोषण की क्रिया है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखो आप लोग, अगला टॉपिक है बच्चों इसमें रसारोहण। अगला कौन सा टॉपिक बच्चों, रसारोहण। एसेंट ऑफ सेफ, इंग्लिश में कहते हैं एसेंट ऑफ सेफ। देखिए रसारोहण का अर्थ होता है रस का आरोहण, रस का आरोहण। ये क्या है, रस का आरोहण का अर्थ, रसारोहण का अर्थ क्या होता है, रस का आरोहण, अर्थात जो उनके अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, अवशोषण होता है, उनका नीचे जड़ों के होते हुए, तने से होते हुए और कहाँ हो जाता है, पत्तियों तक पहुँच जाता है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है, अर्थात रसारोहण का अर्थ होता है रस का आरोहण। तो हम कह सकते हैं कि जो पादपों के अंदर ये जो क्रिया होती है, मृदा जल से मूल रोम द्वारा अवशोषित होकर के
और पादपों के शीर्षों तक एवं अन्य अंगों तक तनु विलयन के रूप में ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है। होना ही क्या है? रसारोहण कहलाता है। देखो एक शब्द दिया है मैंने, मृदा जल का मूल रोमों द्वारा, मृदा जल का मूल रोमों द्वारा अवशोषण होकर, मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर मृदा जल का मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होकर पौधों के विभिन्न शीर्षों तक पत्तियों से होते हुए या तने से होते हुए शीर्षों तक एवं विभिन्न भागों तक ऊपर की ओर स्थानांतरण, जल अवशोषण कहलाता है। मृदा जल का मूल रोमों के द्वारा अवशोषित होकर तने से होते हुए शीर्ष तक पहुंचना एवं विभिन्न भागों तक ऊपर की ओर क्या करना? स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? जल अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? रसारोहण कहलाता है। रसारोहण कहलाता है। अन्य अंगों तक, ये विभिन्न भागों तक तनु विलयन के रूप में, किस रूप में बेटा? तनु विलयन के रूप में। भाई अगर ये जो जल हो सकता है, खनिज लवण हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं? पहले बताया था आपको कैसे होते हैं। ये डिजोल्व अवस्था में रहते हैं, है ना? कैसे होते हैं? ये डिजोल्व अवस्था में होते हैं। तो ये सब कैसे, इनका जो अवशोषण होता है वो किस रूप में होता है? इनका जो रस का जो आवरण होता है वो किस रूप में होता है? विलयन के रूप में। तो मृदा जल का मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर के तने से होते हैं शीर्षों तक एवं विभिन्न भागों तक तनु विलयन के रूप में ऊपर की ओर स्थानांतरित होना ही क्या है? स्थानांतरित होना रसारोहण कहलाता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब इसमें बात करें अपन जो पादपों में जो जल का जो स्थानांतरण है जाइलम तत्वों जैसे कि वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं द्वारा होता है। अगर जल की स्थानांतरण की बात करें अपन, किसकी? जल के स्थानांतरण की, जल के स्थानांतरण की बात करें, जल का स्थानांतरण जल का जो स्थानांतरण है वह जाइलम के कुछ तत्व हैं। क्या है? जाइलम के विभिन्न भाग हैं, जैसे कि वाहिकाएं, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं, इन दोनों के द्वारा होते हैं। ठीक है? तो जल का स्थानांतरण जाइलम के विशेष अंग अर्थात वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं द्वारा क्या होता है? उसका स्थानांतरण होता है। तो जल भी क्या है? इतने रस है ना? किसके लिए? पौधों के लिए। तो जल के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हो सकते हैं, जल हो सकता है खुद ही, विभिन्न प्रकार कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आयन हो सकते हैं। इनका क्या है? तनु विलयन के रूप में क्या है? स्थानांतरण होता है। और ये जड़ से क्या होंगे? भूमि से अवशोषित होंगे, किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा। और तने से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? विभिन्न शीर्ष तक अर्थात पत्तियों तक पहुँच जाएंगे। और पौधे के विभिन्न भाग हैं वहाँ तक क्या उनका ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? रसारोहण। रसारोहण की जो प्रक्रिया है, रसारोहण की प्रक्रिया को समझने के लिए एक प्रयोग किया गया। तो पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेफ, रसारोहण का अगला टॉपिक बच्चों इसमें रसारोहण का मार्ग। अगला क्या है? रसारोहण का मार्ग।
रसारोहण का मार्ग। ठीक है, तो पादपों में रसारोहण का किस तरह का मार्ग होता है, इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक बालसम का पादप लिया। क्या लिया, बालसम का पादप लिया, और इस बालसम की पादप को किससे ही तो खा रहा, मूल से ही तो खा रहा, जड़ से ही तो खा रहा। और इसकी जो जड़ है उसको क्या किया, जड़ को काटा। क्या किया, काटा और काट करके क्या किया, जो कटा हुआ भाग है इसको किसमें, एक विलयन है बच्चों, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन क्या है, एक अभिरंजक है जो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। क्या है, सेफ्रेनिन एक अभिरंजक है। इससे हम इसको अभिरंजित कर सकते हैं, इसके रूट को। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बालसम का पादप लिया, तो बालसम की जो जड़ होती है उसको काट करके और कटे हुए भाग को से जो सेफ्रेनिन का विलयन है, सेफ्रेनिन के विलयन क्या डुबाते हैं। सेफ्रेनिन क्या है, एक लाल रंग का क्या है, अभिरंजक है। कैसा रंग है, लाल रंग का क्या बच्चों, अभिरंजक है। और इसको हम 2-3 घंटे के लिए अगर छोड़ देते हैं, किसके लिए, 2-3 घंटे के लिए इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बालसम की जो पत्तियां होती हैं, बालसम की जो पत्तियां हैं, बालसम की पत्तियां कैसी होती हैं, पत्ती की जो सिराएं होती हैं, पत्तियों की जो सिराएं होती हैं वो सिराएं कैसी होती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं। सिराएं हमको लाल रंग की दिखाई देती हैं। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन क्या करें हम, जो बालसम की जो पत्तियां हैं, पत्तियों को या पर्णग्रंथ को या पत्ती की सिराएं होती हैं, पत्तियों की सिराओं को क्या करते हैं हम, सेक्शन काटेंगे। क्या काटेंगे बेटा, सेक्शन, अनुप्रस्थ काटते हैं। अनुप्रस्थ काटने से क्या होता है, अनुप्रस्थ काट कर इसको हम खा देखते हैं, इसको हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। और हमको तब क्या होता है, हमको पत्तियाँ क्या होती है, लाल रंग, सॉरी, तो सेफ्रेनिन का जो लाल रंग का जो वो है, सेफ्रेनिन का लाल रंग केवल जाइलम नलिकाओं में दिखाई देता है। हमने किसी पत्ती की सेक्शन काट सकते हैं, पर्णरंध्र काट सकते हैं, स्राव काट सकते हैं। तो इसका जो सेक्शन काटने पर हम जो क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सेफ्रेनिन का जो लाल रंग होता है, वह सेफ्रेनिन का लाल रंग सिर्फ जहाँ पर जो जाइलम ऊतक है, जाइलम ट्यूबुल्स हैं, उनमें क्या होता है, ये रंग लाल रंग दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि जो रस पादपों में जो रस का आरोहण है, वह जाइलम जो ऊतक होते हैं उनमें क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, ये घटना घटित होती है। इससे सिद्ध होता है कि पादपों में रसारोहण का केवल जाइलम ऊतकों द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो जाइलम जो नलिकाएं होती हैं उनमें ही क्या होता है, लाल रंग को दिखाई देता है। कहाँ देता है, जाइलम जो ऊतक होते हैं, जाइलम ऊतकों के अंदर यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। कौन सी, रसारोहण। ठीक बेटा, तो रसारोहण का मार्ग क्या है, जाइलम ऊतक, जाइलम नलिकाएं होती हैं। तो हमने क्या किया, इसमें हमने एक प्रयोग किया, हमने क्या किया, एक बालसम का पादप लिया, उस बालसम की जो पादप की जो मूल होती है उसको काट करके और कटे हुए भाग को खा रख दिया हमने, एक सेफ्रेनिन के विलयन में डुबा दिया। हमने बाद बच्चों सेफ्रेनिन का जो विलयन होता है उसमें डुबा दिया, और सेफ्रेनिन के विलयन में डुबा करके सेफ्रेनिन क्या है, उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। सेफ्रेनिन एक लाल रंग का क्या है, अभिरंजक है। बालसम की पत्तियों 2-3 घंटे के पश्चात हम देखते हैं कि बालसम की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ती की सिराएं होती हैं, वो लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में या अब इस स्थिति में पत्तियों की काटें, पत्तियों की पर्णग्रंथि की सिराओं की अगर अनुप्रस्थ काट करके हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि जो सेफ्रेनिन का जो लाल रंग होता है, वो जो जाइलम नलिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें ही प्रेजेंट होता है। और इससे सिद्ध होता है, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जो जाइलम ऊतक है, जाइलम ऊतक या सेफ्रेनिन का जो लाल रंग है, वह केवल क्या होता है, रसारोहण केवल कहाँ होता है, जाइलम जो ऊतक हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था बच्चों रसारोहण का मार्ग। ये क्या था, रसारोहण का मार्ग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग इसमें बिल्कुल आया होगा। अब बच्चों आती है रसारोहण की क्रियाविधि।
रसारोहण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेफ, जो रसायन की क्रियाविधि है वह इस क्रिया के दौरान वृक्षों में गुरुत्व बल के विपरीत जल एक काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ने के लिए क्रियाविधि स्पष्ट की गई। हमको पता है कि इसमें जो रसायन की क्रिया होती है उसके अंदर जो पौधे होते हैं वह भूमि से क्या करते हैं, रस का आरोहण करते हैं, अर्थात जो जड़ होती हैं भूमि के अंदर कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्व बल। भूमि के अंदर कौन सा बल कार्य करता है बच्चों, गुरुत्व बल कार्य करता है। और जो इनकी जड़ होती है, तो जो पादपों में जो रस का जो आरोहण है, रसारोहण है, वह किस क्रिया के विपरीत होता है, रसारोहण की। अगर यहाँ पर हम नीचे तरफ अगर इसकी तरफ खींचेंगे, पृथ्वी में नीचे देंगे, जो गुरुत्व बल है उसका मान बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी पर ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, गुरुत्व बल का मान कम होगा। ठीक है, तो इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो जो पौधों में रसारोहण की क्रिया किसके विपरीत होती है, गुरुत्व बल के विपरीत होती है ना। और कहाँ होती है, नीचे से ऊपर की ओर ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर संपन्न होती है। तो इस क्रिया को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, जिनमें से पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, देखो इसमें क्या है, ये जो सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत का मानना है कि पादपों में जो जल अवशोषण की क्रिया है, कौन सी क्रिया है, जल अवशोषण की क्रिया। जल अवशोषण की क्रिया, जल अवशोषण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, तने के अंदर कुछ नलिकाएं होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं। जल अवशोषण की क्रिया तने के अंदर, तने की कोशिकाओं, तने की जो सेल्स होती हैं उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप संपन्न होती है। क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होती है बच्चों, संपन्न होती है। क्रियाओं के फलस्वरूप तने की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है, क्रियाकलाप होते हैं, और उनमें क्या होता है, एक बल क्रिएट होता है। क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो बल होता है, बल के कारण ये घटना क्या होती है, संपन्न होती है। जैव बल सिद्धांत का मानना है कि जो पादप होते हैं, पादपों में रसायन की क्रिया होती है, तने की जीवित कोशिकाओं में जो होने वाली क्रिया होती हैं उनमें क्या होता है, जैव बल उत्पन्न होता है। तो जैव बल उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, ये क्रिया संपन्न होती है। तो पादपों के अंदर कौन सी होती हैं, तने के अंदर कौन सी कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती हैं। तो तने के अंदर जो जीवित कोशिका होती हैं उनकी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, जैव बल। जैव बल के कारण क्या होती है, ये घटना क्या होती है, संपन्न होती है। कौन सी घटना, रसारोहण की। जैव बल सिद्धांत को मानने वाले कुछ प्रमुख वैज्ञानिक निम्न हैं। उन्होंने अपने जो विचार हैं वो कुछ इस प्रकार प्रतिपादित किए। उन वैज्ञानिकों में सबसे पहले कुछ वैज्ञानिक निम्न आते हैं। पहला है गॉडलेविस्की। कौन सी विस्की बेटा, गॉडलेविस्की, वैज्ञानिक का नाम है गॉडलेविस्की। गॉडलेविस्की ने क्या कहा, क्या माना है सिद्धांत के अनुसार, तो गॉडलेविस्की ने सबसे पहले सिद्धांत को समझने के लिए रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी है उसका क्या किया, प्रतिपादन किया। गॉडलेविस्की ने जैव बल सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले क्या किया, रिले पंप जो थ्योरी है उसका क्या किया, प्रतिपादन किया। और इससे बताया कि उन्होंने जो जाइलम पेरेन्काइमा है और जो मज्जा किरणें हैं उनकी जीवित कोशिकाओं की जो परासरण दाब में जो आवर्ती परिवर्तन होता है, इसने कहा कि जो जाइलम के अंदर जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जाइलम की जो पेरेन्काइमा कोशिकाएं, जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाएं एवं मज्जा किरणें, मज्जा कोशिकाएं, मज्जा किरणें की बात है, कोशिकाओं में परासरण के
परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। परासरण दाब में क्या होते हैं बच्चों? आवर्ती परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन के कारण यह क्रिया संपन्न होती है। गोल्डलेविस्की ने कहा कि जो गोल्डलेविस्की ने सबसे पहले तो सिद्धांत को समझने के लिए क्या किया? रिले पंप थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित की। रिले पंप थ्योरी के अनुसार क्या किया उन्होंने कि जो पादपों के अंदर जो जलशोषण की क्रिया होती है, मृदा से जो जलशोषण की क्रिया है वह जाइलम की कौन सी कोशिकाएं? पैरेन्काइमल कोशिकाएं। ये जो पैरेन्काइमल कोशिका वो कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा मज्जा कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। इन्हें कहते हैं पित्त सेल्स या पित्त जो रेज होती हैं, पित्त किरणें, मज्जा किरणें भी इनको कह सकते हैं। तो जाइलम की जो पैरेन्काइमल कोशिकाएं और मज्जा कोशिकाओं में जो परासरण दाब होता है, उस परासरण दाब में क्या होता है बच्चों? परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है? जो इन दोनों का जो परासरण दाब है, परासरण दाब में क्या होता है? आवर्ती परिवर्तन होते हैं। क्या होता है बच्चों? आवर्ती परिवर्तन, एक के बाद एक। तो इस क्रिया के फलस्वरूप पादपों में क्या होता है? रस का आरोहण होता है, रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये था किसका मानना? गोल्डलेविस्की का। ठीक है। अच्छा, दूसरा वैज्ञानिक था जैव बल सिद्धांत को मानने वाला दूसरा वैज्ञानिक था सर जगदीश चंद्र बोस। सर जेसी बोस, सर जगदीश चंद्र बोस। ये वैज्ञानिक आगे थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। और इसने जो पादपों के अंदर जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में रह करके इन्होंने बहुत से पौधे होते हैं, उन पादपों का अध्ययन किया और इन्होंने यह पता लगाया कि पादपों के अंदर जो इमोशनल जो इवेंट्स होती हैं, जो इमोशनल घटनाएं होती हैं, जैसे कि अगर हमको टच करता है या कोई हमारा नुकसान करता है तो क्या होता है? हमारे में दर्द होता है। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि पादपों को भी क्या होती हैं? सजीवों के समान, प्राणियों के समान क्या होती हैं? ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं संपन्न होती हैं उनमें। अच्छा, ये तो वैसी बात थी। अब देखो इसकी बात करें अपन, सर जगदीश चंद्र बोस के जो रसायन की क्रियाविधि है उसको समझने के लिए एक सिद्धांत दिया, स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन सिद्धांत बेटा? स्पंदन सिद्धांत दिया। और स्पंदन सिद्धांत के बारे में क्या किया उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? भारतीय टेलीग्राफ नामक पादप पर किया। जगदीश चंद्र बोस ने अपना जो प्रयोग किया वह किया था भारतीय टेलीग्राफ पादप, भारतीय टेलीग्राफ नामक पादप पे किया। ठीक है, और इस पादप का इंग्लिश नाम था डेस्मोडियम गायरेंस। क्या था इसका? डेस्मोडियम गायरेंस। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने इस सिद्धांत को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया था? स्पंदन सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया थे? एक पादप का नाम था भारतीय टेलीग्राफ नामक जो पादप उस पर प्रयोग किया, और इसका इंग्लिश नाम है डेस्मोडियम गायरेंस नामक पादप है, उस पर प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि इस सिद्धांत में कि पादपों में जो रसारोहण की क्रिया है, तने की जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स सेल्स की सबसे भीतरी लेयर होती हैं, जो सेल्स लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है? नियमबद्ध स्पंदन होता है, लयबद्ध स्पंदन होता है। ठीक है, जो को देखो तने का सेक्शन काटें तो कौन सी कोशिकाएं बेटा? ये कॉर्टेक्स कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? कॉर्टेक्स कोशिकाएं। तो इन्होंने कहा कि अगर इस सिद्धांत के अनुसार जो पादपों के अंदर जो जलशोषण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? रसायन की क्रिया होती है। वो क्या तने की कौन सी कोशिकाएं? कॉर्टेक्स कोशिकाएं। कॉर्टेक्स कोशिकाओं की जो परत होती है, लेयर होती है, उनके जो भीतर की ओर किस संबंध होती है? भीतर की ओर जो एंडोडर्मिस है उसके संपर्क में रहती है। भीतर अंदर कौन सा है? एंडोडर्मिस। ठीक है, बाहर कौन सा है? कॉर्टेक्स सेल्स। तो जो इन्होंने बताया कि जो तने के जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, तने की कॉर्टेक्स कोशिकाओं की जो परत होती है, लेयर होती है, उन परतों में क्या होता है? लयबद्ध स्पंदन होता है। लयबद्ध क्या होता है? स्पंदन होता है। लयबद्ध स्पंदन के कारण क्या होता है? रसायन की क्रिया संपन्न होती है। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने इस सिद्धांत को समझने के लिए कौन सा जैव बल सिद्धांत को
समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया था? स्पंदन सिद्धांत थ्योरी प्रदान की थी और इन्होंने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ जो पादप है उस पर प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि तने के जो पादपों में रसायन की क्रिया, तने की जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, कॉर्टेक्स कोशिका जो परत होती है, उन कॉर्टेक्स कोशिकाओं की जो परत में लयबद्ध जो स्पंदन होता है, क्या होता है? नियमित तो लयबद्ध स्पंदन होता है, उनके कारण ये क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक बेटा, तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया? सर जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये स्पंदन सिद्धांत दिया था। नियमित लयबद्ध करो, नियमित लयबद्ध सिद्धांत। कॉर्टेक्स कोशिकाओं की जो परत होती हैं, उन कॉर्टेक्स कोशिका परतों में नियमित लयबद्ध स्पंदन की क्रिया होने से क्या होता है? रसायन की क्रिया संपन्न होती है। अच्छा, अब ये देखो, एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर या स्ट्रासबर्गर, एक ही बात, दोनों की बात है, आपके बुक में लिखा है स्ट्रासबर्गर और इंग्लिश में स्ट्रासबर्गर। इन्होंने बताया कि स्ट्रासबर्गर ने प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया कि जो पादपों में जो रसायन की क्रिया होती है, रसायन की क्रिया इन कोशिकाओं से कोई इसका सीधा संबंध नहीं है। जो जलवायु की अवधारणा है, जैव बल का सिद्धांत अवधारणा है, जो रसायन की क्रिया के लिए क्या निराधार है। स्ट्रासबर्गर ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि पादपों में जो रसायन की क्रिया होती है, रसायन की क्रिया के लिए जो जैव बल सिद्धांत है वो क्या है बच्चों? निराधार है। क्या है ये? निराधार है, मतलब इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कौन सी क्रिया से? रसायन की क्रिया से कोई संबंध नहीं है ना। किसने कहा था ये? स्ट्रासबर्गर ने कहा कि, और प्रयोग के द्वारा बाकायदा प्रूव भी किया कि पादपों में इस क्रिया से रसायन की इस क्रिया से जो जैव बल सिद्धांत है वो क्या है? इसके लिए निराधार है। बल्कि यह क्रिया पादपों में क्या करती है? अनुकूलन क्रिया के, अनुकूलन जो दिशा होती है, अनुकूलन क्रिया के लिए क्रिया क्या होती है? आवश्यक होती है ना। क्या होती है ये? अनुकूलन जो क्रिया होती है, अनुकूलन वातावरण रखने के लिए क्रिया क्या होती है? आवश्यक होती है। ये किसने कहा था? स्ट्रासबर्गर ने। उन्होंने कहा कि जो जैव बल सिद्धांत है, जैव बल सिद्धांत से रसायन की क्रिया के लिए क्या है? निराधार है, तो कोई महत्व नहीं है। और बल्कि पादपों में ये जो कोशिकाएं होती हैं रसायन की क्रिया के लिए क्या होती हैं? अनुकूलन प्रदान करती है। अनुकूलन जो वातावरण है वो क्या कर रही है? प्रदान कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया रसायन की जैव बल सिद्धांत। कौन कौन सिद्धांत थे इसमें? कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? गॉडलेविस्की और सर जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने अपने अपने क्या किए? सिद्धांत प्रतिपादित किए खुद के ही। इसने कौन सा किया था? रिले पंप। और इसने कौन से किया था? स्पंदन सिद्धांत। ठीक है, और इसने बताया रिले पंप में जाइलम की जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और मज्जा कोशिकाओं की जो मज्जा कोशिकाओं में क्या होता है? परासरण दाब होता है। परासरण दाब में क्या होता है? आवर्ती परिवर्तन होते हैं। आवर्ती परिवर्तन के कारण क्या होता है? ये क्रिया संपन्न होती है। इसके अनुसार, गॉडलेविस्की के अनुसार। जबकि इसने कहा, जगदीश चंद्र बोस ने, कि जो पादपों में जो रसायन की क्रिया होती है, तने के अंदर जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं, कॉर्टेक्स कोशिकाओं की जो परत होती है, जो कॉर्टेक्स कोशिकाओं की परत में नियमित लयबद्ध स्पंदन की क्रिया के कारण क्या होता है? रसायन की क्रिया होती है। और कॉर्टेक्स कोशिकाएं एंडोडर्मिस के संपर्क में रहती हैं। एंडोडर्मिस जो सेल्स हैं उनके संपर्क में रहती हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत था, ये पहला सिद्धांत था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है? जो पादपों में जो जलअवशोषण है अर्थात रसायन की क्रिया होती है, वह तने की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनकी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न क्या? जैव बल के कारण ये घटना पूरी संपन्न हो रही। वही तो बात चल रही है। इसने भी तने की बात की थी और इसने भी क्या की? तने की जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, मज्जा कोशिकाएं होती है, उसके बारे में आवर्ती परिवर्तन बात की। तो वही सिद्धांत है ये, कौन सा? वाइटल फोर्स थ्योरी। और स्ट्रासबर्गर ने तो सिद्धांत का क्या किया है? खंडन किया है। क्या क्या बच्चों? खंडन किया है स्ट्रासबर्गर ने। अब दूसरा सिद्धांत है बच्चों मूलदाब सिद्धांत। कौन सा बच्चों? मूलदाब सिद्धांत। चलो आज के लिए इतना ही, इसको अपन कल देख लेंगे और बोले, है ना। मूल दो सिद्धांत कल खत्म हो जाएंगे अपन के। रूट प्रेशर थ्योरी हो जाएगी कल, और एक हो जाएगा फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो कल दोनों चीज़ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इसको इतना ही छोड़ रहे हैं। थैंक्स बेटा। और कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 77 34 85 87 और 53।
कोई प्रॉब्लम है इस पाठ से संबंधित, इस पाठ से संबंधित, 5 पाठ से संबंधित, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक बेटा, और आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करिए, तभी जा करके आप अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड होगा और अच्छा जो परसेंटेज है वो आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसलिए बेटा अभी से आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन से कुछ नहीं है। आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते रहिए, और ऑनलाइन क्लास लेने के पश्चात आपको मैं आप लोगों के लिए PDF भेज दिया करूँगा, है ना। क्या भेज दिया करूँगा? PDF। पिछला पाठ पढ़ा था हमने, पाठ कौन सा? पाठ 5 पादपों में जल संबंध एवं भूगोल पाठ, उसकी PDF आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही आज मैं आपको क्या कर दूंगा? सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम है आपकी, ये इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।